नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ये इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। 1974 में एक कानून बना था, जिसे हम लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कह सकते हैं, और इसका नाम है हिंदी में रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण। ये आप लोग का इसका नाम है। ये अधिनियम 1974 में बना था। ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें LLB की, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस अधिनियम के जो है धारा नंबर जो है 3 के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक संगठन है। और नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए आपका CPCB की प्राथमिक जिम्मेदारी जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन और नियंत्रण के साथ साथ वायु गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। इसका यही काम है कि सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। देखिए, राज्य बोर्ड जान लीजिए, राज्य बोर्ड में क्या दिया गया है। स्टेट बोर्ड 1974 के अधिनियम धारा की 6 और नियम 6 की धारा 4 के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड होंगे। इस सेक्शन में इस अधिनियम की धारा 5 के तहत स्थापित वायु प्रदूषण की जो है रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड को किसी भी राज्य के लिए राज्य बोर्ड माना जाएगा, जिसमें 1974 का जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम प्रभावी है। और राज्य सरकार उस अधिनियम की धारा 4 के तहत उस राज्य के लिए एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है मेरे भाई। ये सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए, तदनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग और प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना करेगा, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल बोर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय बोर्ड। केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य बोर्ड स्थापित नहीं किया जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केंद्रीय बोर्ड उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा मेरे भाई। इसमें देखें नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बोर्ड इस खंड के तहत अपनी सभी या किसी भी जो है शक्ति और कर्तव्यों को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंप सकता है, जिसे केंद्र सरकार किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट कर सकती हैं। ये पॉइंट दिया गया है। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 की आवश्यकता नीड और AIR जो PCP एक्ट 1981 के तहत जो इसकी नीड की आवश्यकता क्या है, 1974 में ये बना था, जो प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण मेरे भाई। ये 1981 दिया गया है। प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की जो है गिरावट पर चर्चा करने और रोकने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन का विस्तार सबसे पहले जो है स्वीडन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा गया था। स्वीडन में सबसे पहले रखा गया था संयुक्त राष्ट्र। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसलिए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में महासभा द्वारा जो प्रस्ताव 2398 पारित करने के जो परिणाम स्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे, जिसमें जो वायु भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि इसमें सब सारी चीज़ अच्छा करेंगे, जितने भी होंगे, इसमें भी आप लोग की हवा, जिसे हम लोग एयर कहते हैं, ये भी शामिल है। इसका पावर जान लीजिए। केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य हवा गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना, और विशेष रूप से और पूर्वगामी कार्यों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय बोर्ड कर सकता है। ये पॉइंट। नेक्स्ट है अगला, वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या जो है उपशमन के लिए एक जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए रखने और उसे जो है क्रियान्वित कराए रखने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की गतिविधियों का समन्वय करना और उनके बीच जो है विवादों को सुलझाना होता है मेरे भाई। मतलब जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी के बीच में जो कोई भी विवाद हो, तो यह सुलझाना इसका काम होता है। राज्य बोर्ड को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना वायु प्रदूषण समस्याओं और वायु जो है प्रदूषण
की रोकथाम नियंत्रण की कमी से संबंधित जांच और अनुसंधान करना और आयोजित करना होता है इनका काम। केंद्रीय बोर्ड निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण या जो है उपशमन के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए या शामिल होने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बना सकता है और आयोजित भी कर सकता है। जितने भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग उसमें लगे हैं, उनका योजना बना सकता है और लागू भी कर सकता है। मास मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण या जो है उपशमन के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करें। वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र करना होगा, इकट्ठा करना होगा, जो भी डेटा होगा संकलित करना और प्रकाशित करना, और इसके प्रभावी रोकथाम नियंत्रण या कमी के लिए तैयार किए गए उपाय और वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण या कमी से संबंधित मैनुअल कोड या गाइड तैयार करना होगा। अगला पॉइंट है वायु की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, जैसे फर्स्ट वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना होता है। केंद्रीय बोर्ड इस खंड के तहत अपने कार्यों को जो कुशलतापूर्वक करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को सक्षम करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करना या मान्यता दे सकता है। केंद्रीय इस रेजिम के तहत अपने किसी भी कार्य को जो आमतौर पर या विशेष रूप से इसके द्वारा नियुक्त जो है समितियों में जो है किसी को सौंप सकता है। ये भी जान लीजिए, जो उसके द्वारा नियुक्त है किसी को भी सौंप सकता है। महत्वपूर्ण धाराएँ जान लीजिए। सेक्शन जो है धारा 2A में कहा गया है कि एक वायु प्रदूषण को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कि वातावरण में मौजूद कोई भी ठोस, सरल या गैसीय पदार्थ इस तरह की जो है सघनता में हो सकता है या मानव या अन्य जीवित प्राणियों या पौधों या संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। 2B में कहा गया वायु प्रदूषण की परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है किसी भी वायु प्रदूषण को वातावरण में उपस्थित। धारा 2G है ने केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो PCB की जो स्थापना के साथ स्थापना की, जिसके शक्तियों पूरे भारत में जो विस्तारित है। CPCB के निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिनियम में भारत के अलग अलग राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB की स्थापना की आह्वान किया गया। ये पॉइंट है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये भी जान लीजिए। तो 3 वर्ष होता है, लेकिन नए सदस्य के कार्यकाल में प्रवेश करने तक जारी रह सकता है। ये भी जान लीजिए, नए सदस्य नहीं आते। आयोग्यता क्या, डिस्क्वालिफिकेशन क्या, कोई भी सदस्य जो किसी भी आयोग्यता से अधीन है, बन गया है, उसे राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा जो हटा दिया जाएगा और फिर से नामांकित भी किया जा सकता है। ये भी दोनों पॉइंट है। सॉरी मेरे भाई, ये आगे आ गया थोड़ा, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत दंड क्या हो सकता है। दंड दिया गया वायु के तहत दंड और वायु प्रदूषण नियम के तहत दंड क्या हो सकता है। धारा है प्रावधान, धारा 31A और धारा 37 में दिया गया। जो भी धारा 21 या 22 या धारा 31A के तहत जो है किए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, उसे धारा 37 के तहत जो है 1 साल और 6 महीने के जेल की सज़ा हो सकती है। धारा 38 में विशिष्ट कार्रवाइयाँ के लिए जो है धारा 38 में उल्लिखित है। इन कार्रवाइयों में बोर्ड द्वारा ज़मीन पर तय किए गए किसी भी स्तंभ, पोस्ट या स्टेक या नोटिस को हटाना, विरूपित या नष्ट करना शामिल है। अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने से बोर्ड के आदेशों पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। धारा 39 में कोई भी आदेश या निर्देश जिसकी अवहेलना की गई है, जिसके लिए अधिनियम में कोई सज़ा नहीं है, 3 महीने की जेल की सज़ा, 3000 रुपये का जुर्माना या दोनों को हो सकता है। लगातार खराबी रहने पर प्रतिदिन 5000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी जाना। 40 नंबर है सेक्शन नंबर नियमों द्वारा किए गए अपराधों पर चर्चा करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो सीधे तौर पर कंपनी का प्रभावी है और कंपनी के व्यवसाय से संचालन के लिए कंपनी के प्रति जवाबदेह था, साथ ही स्वयं कंपनी को भी जो है दोषी माना जाएगा यदि कोई कंपनी कोई अपराध करती है तो। धारा 42 जानिए। फिर मेरे भाई इधर हो गए, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता स्लाइड, कोई बात नहीं मेरे भाई, सॉरी। धारा देखिए 40 का 2, धारा 42 के तहत जो है अनुसार व्यक्तियों को दोषी माना जाएगा और अधिनियम द्वारा दंड अधिनियम अधीन होगा और अपराध निदेशक, प्रबंधन सचिव या किसी अन्य प्राधिकारी को शामिल किया गया था और आगे देखिए या उनकी जो लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुआ था। धारा 41
इसमें सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों पर चर्चा की गई है। इस अधिनियम की जो उल्लंघन करने वाली किसी भी सरकारी विभाग के प्रमुख पर कानूनी कार्रवाई और अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है। ये सब सारी चीज़ें सेक्शन थी जिसमें जो आपको जो दंड मिल सकता है। प्रक्रिया जानिए, इसकी प्रोसीजर क्या है। प्रक्रिया धारा 42 और 46 में शामिल है। धारा 42 के अनुसार जहाँ कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा नेक नियति से की जाती है और है या वह करने का इरादा है, सरकार का कोई अधिकारी या कोई सदस्य, कर्मचारी या अधिकारी, बोर्ड किसी भी मुकदमे, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई के अधीन नहीं होगा। ये भी जानिए। धारा 43 के अनुसार अदालत केवल उन अपराधों का संज्ञान लेगी जिनके लिए बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने शिकायत दर्ज की है। तो मेरे भाई ये था पॉइंट है। अब इसका कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। ये उचित समय है कि वायु अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है और वास्तव में वायु गुणवत्ता प्रबंधन में हाल में घटना क्रम लक्षित विधायी कार्रवाई के संबंध में आशावाद का कारण देते हैं। भारत के 3 प्राथमिक पर्यावरण कानूनों का विलय करना और एक एकल जो है पर्यावरण प्रबंधन अधिनियम की जो है अधिनियम बनाना समय की आवश्यकता है। यह वायु अधिनियम के तहत पहलुओं को संस्थागत बनाने का एक संस्थापित अवसर प्रस्तुत करता है जिनकी वर्तमान में कमी है, जैसे कि एयरसेड दृष्टिकोण और एक मजबूत जुर्माना प्रणाली जो उल्लंघन को हतोत्साहित करती है। ये सब था मेरे भाई। इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं थी। जैसे मैं आप लोग को समझा उसी हिसाब से मैं समझा दिया जहाँ समझने की बात थी। बाकी तो आपको इतने अच्छे तरीके से मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हो कि आप ऐसे पढ़ करके समझ सकते हैं। बाकी आप सेक्शन पढ़ेंगे, पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, या बुक पढ़ेंगे तब भी उतने अच्छे नहीं समझ में आएगा और आपके पास टाइम कम बचा है। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट आप लोग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें आप लोग मेरे साथ, तो आपको बहुत कुछ हेल्प होगा। थैंक यू।